Hello students, in today's session we are going to discuss properties of union of sets. आज के इस सेशन में हम properties of union of sets करने जा रहे हैं. properties of union of sets में सबसे पहली property है हमारे पास A union B is equal to B union A. अब इसका क्या मतलब है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कोई भी दो सेट्स हैं ए और बी, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं ए एंड बी, देन इट विल सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. राइट, इट विल सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं. We will verify each of them. First of all, I list all the properties which we will discuss today, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज. दूसरी प्रॉपर्टी है A यूनियन B यूनियन C. ये किसके बराबर होगा? तो A यूनियन B यूनियन C के बराबर होगा. इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. फिर तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास A यूनियन फाई इज इक्वल टू A. थर्ड प्रॉपर्टी इज A यूनियन फाई इज इक्वल टू A. ऑब्वियसली फाई में कोई एलिमेंट नहीं है और यूनियन में हमें एज फ्रॉम द डेफिनेशन वी नो, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो A में एज वेल एज जो दूसरे भी सेट में होंगे. अब यहाँ पर अगर A और फाई है, फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं है, A में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वही सारे हमारे पास आंसर के फॉर्म में आएंगे. तो ये बेसिकली क्या हो गया? ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया. क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया. ये आइडेंटिटी एलिमेंट में यही होता है ना कि जैसे प्रोडक्ट के लिए वन जो है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है. क्यों है? क्योंकि अगर हम वन से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है, इसीलिए वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है. तो यहाँ पर भी हमें कोई ऐसा सेट चाहिए, आइडेंटिटी पता करने के लिए हमें कोई ऐसा सेट चाहिए जिसको कि हम यूनियन के लिए ऑपरेट कराएं तो हमें वही सेट मिल जाए. ठीक है. फिर हमारे पास यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही ट्राइवियल है कि A यूनियन A, मतलब कोई भी सेट है, अगर उसका खुद के साथ हम यूनियन निकालेंगे तो वो हमें क्या दे जाएगा? A ही दे जाएगा. इस प्रॉपर्टी को आइडम्पोटेंट लॉ कहते हैं. आइडम्पोटेंट लॉ, राइट. इसका नाम है आइडम्पोटेंट लॉ और ये बहुत ही ट्राइवियल है. ये ऐसे भी वेरीफाई किया जा सकता है कि भाई जब हम किसी सेट का खुद के साथ ही यूनियन ले रहे हैं तो सारे ही एलिमेंट आएंगे, वो तो तय बात है. तो हमारे पास ये आइडम्पोटेंट लॉ हो गया. उसके बाद एक यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम कोई सेट A है उसका अगर यूनियन लेते हैं तो हमें जो है क्या मिलेगा? हमें मिलेगा U. इसको लॉ ऑफ U कह देते हैं. लॉ ऑफ U कह देते हैं. फिर हमारे पास है, अब इनको जो है हम वेरीफाई करने के लिए मान रखो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लेट A इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 और B हमने ले लिया 2 3 4. अब जो है अगर हम A यूनियन B कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो A यूनियन B में A और B के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4. तो ये सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 आ जाएंगे. तो हमारे पास A यूनियन B हो गया. अब अगर हम B यूनियन A की बात करें तो B यूनियन A में क्या आएगा? तो B के सारे एलिमेंट्स अगर हम लिख दें, 2 3 4 पहले लिख दें, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 3 ऑलरेडी आ चुका है तो हमें 1 आएगा, तो वो 1 हमने लिख दिया. तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर देखो कि ऑर्डर
writing the way, yeah, writing in which we write the elements, order does not matter. Order of writing does not matter. That means उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए. तो हमें जो इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स के हिसाब से अगर ऐसा कोई ऐसे दो सेट्स हमें मिलते हैं जिनमें कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे दूसरे में भी हैं, सारे के सारे होने चाहिए. तो यहाँ पर सारे के सारे दूसरे में हैं, तो ऑब्वियस है दूसरे वाले का भी सारे का सारा पहले में होना चाहिए, तभी वो इक्वल होंगे. तो इट इज लाइक दैट. और ये हमारे पास इक्वल सेट्स हैं फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स के हिसाब से. तो ये कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. टू प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट अस टेक अनदर सेट C in which we are taking 1, 3 and 5, right? Now it is just an arbitrary example. We have nothing specific in them. कोई भी इसमें स्पेसिफिक चीजें नहीं हम इंक्लूड करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर यह है कि अगर हम A यूनियन B यूनियन C निकाल रहे हैं, तो हमारे पास A यूनियन B यानी कि A को रहने देते हैं, B यूनियन C की बात करें अगर, तो B यूनियन C में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 तक आ जाएगा. 1 2 3 4 5 आ जाएगा. उसके बाद अगर हम A के साथ उसका कराएंगे तो A में 1 2 3 है, तो 1 2 3 तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है. तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तक सारे आ गए. फिर अगर हम A यूनियन B पहले निकाल लें और जो आउटकम है उसका C के साथ ऑपरेशन करें, यूनियन ऑपरेशन करें, तो हमारे पास यहाँ पर A यूनियन B क्या है, 1 2 3 4 तक है, 1 2 3 4 तक है. फिर यूनियन C लेना है तो यूनियन C 1 3 5 है. तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 तक आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से हम अगर इन दोनों सेट्स को देखें तो ये दोनों सेट्स जो है हमें इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स इनमें हैं वही इसमें है, वही एलिमेंट्स इनमें भी इसमें भी हैं. दोनों सेट्स में सेम ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा सेटिस्फाई करता है, ये भी पता चल गया. और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, ये भी हमारा पता चल गया. तो ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही हैं. थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी मच ट्राइवियल वन, कि ये जो है ऑटोमेटिकली इट कैन बी प्रूव्ड कि कोई भी फाई के साथ अगर हम किसी का यूनियन लेंगे तो वही सेट आएगा. और लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा हो गया, क्योंकि फाई एक यूनिक सेट ऐसा हमें मिल गया जो कि जिसको कि किसी के साथ यूनियन कराएंगे, किसी भी सेट के साथ अगर यूनियन कराते हैं तो हमें वही सेट मिल जाता है. फिर हमारे पास A यूनियन A, किसी भी सेट को अगर मान रखो कि यही वाला हम ले लेते हैं, इसी का खुद के साथ यूनियन कराएंगे तो 1 2 3 ही आएगा जो कि A होगा. फिर यूनिवर्सल सेट अगर हम एक कंसीडर कर लें, मान रखो कि 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, जिसको कि हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं, उसका यूनियन अगर A के साथ निकालेंगे तो वो हमें 1 2 3 4 5 ही आएगा. तो इस तरह से ये सभी बहुत ही ट्राइवियल वे है, इनको हम जो है ट्राइवियल वे में ही प्रूव कर लेते हैं. इस तरह से हमने यूनियन की प्रॉपर्टी, यूनियन ऑपरेशन जो हमारे पास सेट्स में होता है उसकी प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली आज अभी इस सेशन में. अब अगले सेगमेंट में, इस सेशन के अगले सेगमेंट में वी आर गोइंग टू डू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी सिमिलर सी ही है. तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में हमें सिमिलर सी प्रॉपर्टीज हैं. जैसे अगर हम पहली प्रॉपर्टी देखें इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का, तो A इंटरसेक्शन B जो है वो B इंटरसेक्शन A के बराबर होता है. तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव लॉ. फिर हमारे पास ये वेरीफाई करना भी आसान है, ऑन द सेम लाइन वी कैन वेरीफाई इट. फिर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के बराबर हो जाएगा. तो ये एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा. फिर हमारे पास
थर्ड प्रॉपर्टी है जिसमें कि अगर हम A इंटरसेक्शन फाई देखें तो हमें क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ फाई हो गया या रूल ऑफ फाई हो गया। इसी तरह से फोर्थ जो है हमारे पास A इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं तो वो हमें A दे जाएगा, तो ये लॉ ऑफ U हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात होती है कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट के साथ कोई भी सेट लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें वही सेट मिल जाता है। तो क्या हम यूनिवर्सल सेट को आइडेंटिटी एलिमेंट मान सकते हैं इंटरसेक्शन के लिए? बताएं, आप जरा सोचें कि क्या हम यूनिवर्सल सेट को किसी भी सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मान सकते हैं इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स? तो नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता है, ये यूनिक नहीं होता है। इस वजह से ये जो है आप इसको ये नहीं मान सकते आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर हमारे पास जो है ये लॉ ऑफ यू ही रहेगा, मेयरली इट विल बी लॉ ऑफ यू। इट इज नॉट यूनिक एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट assume it to be an identity element, cannot be not an identity element. For intersection के लिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। देन कम्स द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम फिर से वही आइडेंटिपोटेंट लॉ आ जाएगा। ये भी बड़ा ऑब्वियस सा है कि अगर हम किसी भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें A मिलेगा। ये आइडेंटिपोटेंट लॉ हो गया। फिर हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ लॉ है हमारे पास। इसमें जो है ये एक्चुअली ये तो यहाँ तक तो हमारा वही प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन था। अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखना है जो कि दोनों से रिलेटेड है। मान रखिए कि आपके पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C है, तो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे A यूनियन B, फिर बीच में ये वाला साइन आएगा और फिर A यूनियन C आएगा, ठीक है। A यूनियन B फिर इंटरसेक्शन A यूनियन C आएगा यहाँ पर। फिर एक सेवेंथ प्रॉपर्टी है, वो है कि अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C है तो वो हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, और यहाँ बीच में कौन सा सिंबल आ जाएगा, यूनियन वाला, और क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन C आ जाएगा। इन दोनों प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज को मिलाकर या दोनों ही प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये आपको प्रूव करने में कोई भी सेट को या किसी भी इसके प्रूविंग टाइप क्वेश्चन जो सेट से रिलेटेड होंगे उनको प्रूव करने में ये सारे रूल्स बड़े काम की चीज हो जाती हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। एंड दीज रूल्स आर फॉलोड देयर to prove some properties of sets or some related proving type questions there। proving questions को करने के लिए हमें जो है इन सभी प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है, प्रॉपर्टीज हम लगाते हैं।